तो बच्चों आज हमारी क्लास है केमिस्ट्री की। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उमर खान। तो शुरू करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। यानी रेट लॉ कल पढ़ा था, रेट एक्सप्रेशन पढ़ा था, रेट कांस्टेंट पढ़ा था, सारी जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है केमिकल काइनेटिक्स में, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशंस पहले पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, देन सेकंड ऑर्डर के लिए। तीनों के लिए हम पढ़ेंगे बारी-बारी और डिराइव करेंगे रेट इक्वेशंस, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर एवरी रिएक्शन, फॉर एवरी ऑर्डर रिएक्शन, for zero order, for first order and for second order reaction. Let's start with zero order reaction. तो zero order reaction क्या होता है? R is equal to K concentration of A raised to power 0, ठीक है। इसकी पावर क्या है? रिएक्टेंट की पावर क्या है? 0 है। इसको बोलेंगे क्या आती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले ऑर्डर निकालना सीखे थे। ऑर्डर से क्या पता चला था भाई? ऑर्डर जब हम निकालना सीखे थे तो हमने वहां से देखा था कि जो पावर होती है कंसंट्रेशन टर्म की, उसी का क्या करते हैं, वही ऑर्डर के बराबर होती है, ठीक है। ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स reactants in rate expression, ठीक है। जो रेट एक्सप्रेशन होता है उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स होते हैं, उसी को हम क्या, उसकी जो पावर होती है उनको ऐड कर देते हैं, वही होता है हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर के बारे में हमको बताया, ठीक। अब यहाँ पे सपोज करिए कोई एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या है? ए से क्या बनना है? प्रोडक्ट बनना है। ए से प्रोडक्ट बनना है। सपोज करिए ए से ये हमारा रिएक्टेंट है, तो रेट अगर एक्सप्रेशन इसलिए लिखना चाहे रेट एक्सप्रेशन, तो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर 0। ए रेज़ टू पावर 0 क्यों लिखा? क्योंकि हमारी रिएक्शन में सपोज कर लिया क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? 0 है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 0, ठीक है। 0 ऑर्डर रिएक्शन है, हमने सपोज कर लिया। इस रिएक्शन के लिए अगर डिफरेंशियल रेट वाले के लिए क्या हो जाएगा? R rate is equal to minus d concentration of A upon dt is equal to, अगर प्रोडक्ट की टर्म में लिखें तो प्लस आ जाएगा, और d concentration of P upon dt। इस इक्वेशन को देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। रेट क्या है? इसके बराबर भी है। रेट क्या है? इन दोनों वैल्यूज के बराबर है। तो हम इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें दोनों इक्वेशन को, तो क्या लिख सकते हैं? माइनस dA अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर 0। ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। अब ये क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म है। ये क्या है? डिफरेंशिएशन है। इसी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है? सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो यहां से हमें इंटीग्रेट करना है। पहले हम करेंगे रीअरेंजिंग द वेरिएबल्स। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम जब वेरिएबल्स को रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा? ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी माइनस dA, ये a रेज़ टू पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहां से वैल्यू आ जाएगी k d। हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है, यानी एक वेरिएबल को इधर भेज दिया, एक वेरिएबल को, दो वेरिएबल में कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम। तो टाइम के साथ क्या है? कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। ये दोनों क्या है? वेरिएबल्स हैं, और ये क्या है? कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे माइनस dA इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। अभी तो क्या इंडेफिनिट इंटीग्रल है, अब इसको क्या करेंगे? डेफिनिट इंटीग्रल बनाएंगे हम। लिमिट को ऐड करिए। कौन सी लिमिट? तो टाइम क्या होगा? स्टार्टिंग में टाइम 0 होगा और टाइम t
t तक हम लेके जाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब टाइम क्या होगा 0 होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रिएक्टेंट का जितना हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लिए होंगे टाइम t 0 पे, यानी जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई होगी उस टाइम क्या होगा पूरा का पूरा क्या होगा कंसंट्रेशन किसका होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा। तो जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे हम रिएक्टेंट की वही क्या होगी उसकी इस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन होगी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और टाइम t पे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी AT। ठीक है, A नॉट और AT हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया इस कंसंट्रेशन से लेके इस कंसंट्रेशन तक। ठीक है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। ठीक है, ये वैल्यू होती है इंटीग्रेशन का सबसे इजी वाला फॉर्मूला होता है, सबसे पहले यही सिखाया जाता है। तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ A आएगा, तो अपर लिमिट यहाँ रहेगी, लिमिट लगा देंगे हम दोनों। ठीक है, इज इक्वल टू k, यहाँ भी dt लगाएंगे, k तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का क्या हो जाएगा t, इसके लिए भी लिमिट लगाएंगे t और यहाँ। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं इसके बाद हम लिमिट को पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ लिखेंगे हम क्या होगा माइनस पहले से लिखा है आपने AT माइनस A इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा K T माइनस 0। यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ तक हमारी इक्वेशन पहुंच गई। इसके बाद हम क्या करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फर्दर, ये हो जाएगा A नॉट माइनस AT इज इक्वल टू AT। ठीक है, तो यही क्या है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है इंटीग्रेटेड फॉर जीरो ये हमारी नई इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जीरो ऑर्डर के लिए इसको और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हर सबके लिए अलग अलग आएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग आएगी, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग आएगी। तो जैसा रेट का ऑर्डर होगा वैसे हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगी। और अगर जीरो क्वेश्चन में आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन देते तो आप ये अगर वहां पे आपको लग रहा है कि अप्लाई करना चाहिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो आप ये वाली इक्वेशन याद रखेंगे और इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हमने तो निकाल लिया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इससे हम क्या फायदा है इसका इक्वेशन निकालने का। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो होती है उसको हम यहाँ लिखेंगे, क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन A नॉट माइनस AT इज इक्वल टू KT। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस AT। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगी। अगर हम इसको इस इक्वेशन को हम प्लॉट करें ग्राफ, ठीक है, इस y एक्सिस पे लिया हमने AT, x एक्सिस पे लिया हमने टाइम, और इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इससे आप कंपेयर करेंगे y एक्सिस पे क्या है AT और x एक्सिस पे क्या है टाइम। तो यहां से देखिए ये y एक्सिस पे है और ये क्या है टाइम है x एक्सिस पे। ठीक है, हमें पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में m क्या होता है स्लोप, c क्या होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहां से इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी -p के बराबर, यानी इसका स्लोप क्या हो जाएगा
ठीक है। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन बनेगी और स्लोप क्या आएगा माइनस। तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और जब स्लोप नेगेटिव होता है तो कर्व ऐसा डिक्रीजिंग। स्ट्रेट लाइन तो बनता है लेकिन डिक्रीजिंग कर्व होता है, क्यों? क्योंकि इसका स्लोप क्या आ गया माइनस के, यानी m की वैल्यू क्या आएगी माइनस के। और ये वैल्यू जो होती है, ये पॉइंट क्या होता है y इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू क्या है a नॉट के बराबर। ये किसके बराबर है a नॉट। ये क्या यहां से आता है a नॉट के बराबर है, स्लोप क्या है माइनस के। तो इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का सिग्निफिकेंस यही होता है कि आप इसका इस्तेमाल करके k को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 80 वर्सेस टाइम पुट करें, एक कर्व आएगा यानी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, उस स्ट्रेट लाइन को आप क्या करेंगे, वहां से आप उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे जो किसके बराबर होगा माइनस के, और यहां से आप k को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा, यू कैन बी यानी k कैन बी कैलकुलेटेड, यानी k को हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी 80 वर्सेस टाइम के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो स्लोप बन के आएगा वो किसके बराबर होगा माइनस k के, ठीक है। तो वहां से हम क्या रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस में इतना है कि रेट कांस्टेंट k is calculated using integrated rate equation, using integrated rate equation। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमें क्या करना है कि यहाँ तक हमने कर लिया, इसका सिग्निफिकेंस भी देख लिया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया। अब हमें एक और प्लॉट देखना है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। यानी रेट वर्सेस जो कंसंट्रेशन होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी जो भी कहानी चल रही है सिर्फ किसके लिए चल रही है, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए चल रही है। सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसमें देखो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ क्या हो जाएगा, रेट की वैल्यू क्या लिखते हैं, रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर 0, ठीक है। यहां से हम r इज इक्वल टू k लिख देंगे। आपको पता है जब रेट जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो रेट वर्सेस जो कंसंट्रेशन वाला ग्राफ प्लॉट करेंगे वो कैसा आएगा, अगर y एक्सिस पे हम रख दे रेट, ठीक है, और x एक्सिस पे ले लिया हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये वैल्यू जब इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ये और देखिए हमारे रेट इज इक्वल टू क्या है, तो r इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट। इसका ग्राफ कैसे होता है, हमेशा रेट क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू क्या होगी के बराबर, ये पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ है, यानी कंसंट्रेशन वाले एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आपने देखा जिसको ये ग्राफ होता है r वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद हम करेंगे इसका हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आया था, a नॉट माइनस at, ये क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, तो हमने अभी डिराइव किया। हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू रिड्यूस इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन टू हाफ ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कोई भी आप रिएक्शन करा रहे हैं उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप क्या लिए हैं, कुछ भी a नॉट मान लीजिए आपने, उसको क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है, तो कितने टाइम बाद उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी क्या हो जाए, आधी हो जाए, a नॉट बाय 2 हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का टाइम है, इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय, जनरली इसको डिनोट करते हैं t 1/, ठीक है, सब्सक्रिप्ट में 1/2 लिखते हैं,
और कहीं कहीं इसको T 50% भी लिखते हैं, T 50%। इस 50% का मतलब ये होता है कि टाइम टेकन बाय रिएक्टेंट टू रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन टू इट्स हाफ वैल्यू, यानी उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आधी होता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आपने रिएक्टेंट की ली है A0, तो फाइनल कंसंट्रेशन टाइम t के बाद क्या हो जाएगा, A0/2, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आधी हो जाए। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं टी हाफ, यानी उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाए, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ अब जीरो ऑर्डर के लिए देखना है, आप जीरो ऑर्डर वाले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन रखेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, A0/2 रख देंगे। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K, और जो टाइम हो जाएगा यहाँ पे इसको हम डिनोट कर देंगे T हाफ से। ठीक है, T हाफ से क्यों डिनोट किया, क्योंकि इसी को, यानी इस कंसंट्रेशन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगा उसी को तो हम बोलते हैं T हाफ। यहाँ से हम T हाफ कैलकुलेट करेंगे, A0 माइनस A0/2 ये हो जाएगा A0/2 इज इक्वल टू K T1/2। यहाँ से हम T हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, T हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा A0/2। ठीक है, तो हमने दूसरी चीज निकाली, T हाफ इज इक्वल टू 1 A0/2 के। ये क्या है, हाफ लाइफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी आप इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप ये वैल्यू ज्यादा लेंगे तो टाइम जो है यहाँ से आप पहुंचने में ज्यादा लगेगा। ठीक है, यानी जितना ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे उतना टाइम लगेगा T हाफ को यानी रिड्यूस करने में कंसंट्रेशन A0 से A0/2। इसका अगर हम प्लॉट देखें T हाफ वर्सेस, अगर हम प्लॉट देखें T हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इनके बीच में प्लॉट देखें तो क्या हो जाएगा, T हाफ y एक्सिस पे रखा हमने और x एक्सिस पे रखा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसको भी हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, प्लस c कुछ है नहीं, प्लस 0 है, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। और ये क्या है, m की वैल्यू लगेगी, m की वैल्यू यहां कंपेयर करेंगे, स्लोप क्या हो जाएगा 1/2 के, यानी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप है तो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इसका स्लोप जो है क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से भी हम क्या रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, T हाफ वर्सेस A0 के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ से भी हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी हम अगर T हाफ कैलकुलेट करें किसी एक्सपेरिमेंट में किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो अगर T हाफ वर्सेस A0 के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो उसकी वैल्यू, उससे हम उसके स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम बात करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इजी था, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को, एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 1, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होती है A से क्या बनता है प्रोडक्ट, और ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन हमने अज्यूम किया है कि ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखिए, रेट is equal to K concentration of reactant to power 1। ठीक है, तभी तो ये क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस B concentration of reactant अपॉन D।
इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होता है क्योंकि प्रोडक्ट होता है क्या, टाइम के साथ इसका फॉर्मेशन होता है, टाइम के साथ फॉर्मेशन होगा तो प्रोडक्ट में पॉजिटिव, और इससे क्या होता है, रिएक्टेंट हमेशा टाइम के साथ डिक्रीज होता रहता है, क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, तो इससे डिक्रीजिंग हो रहा होगा तो यानी इसके माइनस हटा दें। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट करें, ठीक है। यहां से क्या आएगा, माइनस dA by dt is equal to K concentration of A की पावर, ये इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगा, किसके लिए, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके लिए पहले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, ठीक है, सेपरेटिंग तो वेरिएबल्स को हम सेपरेट करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस dA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू K। दो वेरिएबल थे, दोनों को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, dA अपॉन A, और ये dt उधर चला गया तो K dt हो गया, यहां तक तो इजी था। इसके बाद आपको अप्लाई करना है एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू क्या होगा, ln ऑफ x। तो हमने पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो यहां क्या दिख रहा है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें बोथ साइड तो क्या होगा, माइनस dA और A की कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, लिमिट सेम लगाएंगे 0 से लेके t, इसी कंसंट्रेशन 0 की क्या मान लेंगे, A नॉट, और टाइम की क्या होगी, AT, ठीक है। अब ये वाली हम ये वाली प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x dx है, यहां पे हो जाएगा माइनस ln ऑफ x, यहां और यहां पे हम लगा देंगे लिमिट a नॉट at, यहां पे सेम इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, x के बराबर होता है कि यही रहेगा, x की वैल्यू होता है t 0 से लेके t, यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद क्या करते हैं, अपर लिमिट को रखते हैं और लोअर लिमिट को रखते हैं, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से ln ऑफ अपर लिमिट क्या है 80 माइनस लोअर लिमिट क्या है a नॉट, इसकी वैल्यू क्या है k, अपर लिमिट क्या है t, लोअर लिमिट क्या है c, ये वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दिया। इसके बाद क्या आया, माइनस से इंटू करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ a नॉट माइनस ln ऑफ at, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन इस फॉर्म में। इसके बाद ये क्या हो जाएगा k। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी, लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b इज इक्वल टू ln ऑफ a अपॉन, ठीक है। इसको यहां पे अप्लाई करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b इज इक्वल टू ln ऑफ a अपॉन b, तो यहां पे कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ln ऑफ a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू a, ठीक है। ये इक्वेशन का ये जो फॉर्म आया है इसी को बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ln ऑफ a नॉट अपॉन at इज इक्वल टू, ये आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमने यहां तक डिराइव किया। अब आपको पता है नेचुरल लॉग को अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस
आपको इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग से इसको कन्वर्ट कर दो, क्या होगा तो किसके बराबर हो जाएगा 2.303 लॉग से क्या हो जाएगा, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेम ही रहेगी, बाकी चीजें क्या रहेगी सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये वाले इक्वेशन भी इस वाले लॉग का फॉर्म भी यूज करते हैं जनरली सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लॉग की वैल्यू डाल देते हैं कुछ हद तक। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब इसका एक अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इसका अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन यही होगा। उसके बाद हम करेंगे इसमें आप प्लॉट, ये तो हो गई एक फॉर्म इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए हमने जो सॉल्व किया था इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो क्या है LA नॉट A नॉट माइनस LA नॉट AT इज इक्वल टू, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा LA नॉट AT इज इक्वल टू LA नॉट A नॉट माइनस, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म आया है इसको हम क्या करेंगे प्लॉट करेंगे, कहां प्लॉट करेंगे हम x y कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेन में हम इसको प्लॉट करेंगे। तो y एक्सिस के लिए हमने LA नॉट AT, ठीक है, y एक्सिस के लिए हमने LA नॉट AT और x एक्सिस के लिए हमने टाइम, कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से y mx c, और यहाँ पे स्लोप जो रहेगा और नेगेटिव स्लोप होता है तो इसका जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग स्लोप होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे भी माइनस के, और ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से लेके इंटरसेप्ट जो होगा ये किसके बराबर होगा LA नॉट, ठीक है। तो इस इक्वेशन का भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में भी इसका सिग्निफिकेंस यही है कि हम अगर LA नॉट AT वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें स्ट्रेट लाइन में होगा, और यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं K की स्लोप हमको पता चल जाएगा। अगर हम प्लॉट किया हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो स्लोप किसके बराबर होगा रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर के लिए हमने देखा था स्ट्रेट लाइन चाहिए था, हम क्या कर रहे थे AT वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वही क्या करना पड़ रहा है आपको LA नॉट AT वर्सेस टाइम के बीच। तो इसको याद रखिएगा कि कौन से कंसंट्रेशन के बीच में किस ऑर्डर के लिए प्लॉट करने पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपको याद होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन कैसे ऑब्टेन करते हैं। आपको थोड़ा सा बेसिक ग्राफ के बारे में पता होगा तो आप कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए क्या करना होता है और जीरो, अगर AT वर्सेस टाइम जो ग्राफ आ रहा है स्ट्रेट लाइन है, जिसको बोलेंगे क्या है ये, इसका ऑर्डर क्या है जीरो, ठीक है। LA नॉट AT वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है तो बोलेंगे क्या है इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर क्या है 1, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर का भी देखेंगे, उसमें भी होता है, उसमें 1/80 के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऑर्डर क्या होता है 2, यानी 1/80 वर्सेस टाइम प्लॉट करेंगे आप, वही क्या हो जाएगी स्ट्रेट लाइन आएगी, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन के बीच में देखेंगे और स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करने के लिए किसके बीच में आप प्लॉट करेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को कैसे आप ऑब्टेन करेंगे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, इसके बाद देखते हैं क्या होगा। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये भी है, यही है कि can be calculated from the slope of straight line
इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, k के बराबर माइनस के बराबर होता है, वहां से हम k को कैलकुलेट कर लेंगे। यही इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ कैसा है, फर्स्ट फंक्शन के लिए रेट की वैल्यू क्या होती है, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1, ठीक है। तो अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ a के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होगा तो कैसा ग्राफ है, इस एक्सिस में हमने रेट ले लिया, इसमें हमने कंसंट्रेशन ले लिया, y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ है, ओरिजिन से पास करेगा ये ग्राफ बनेगा, और यहां से हम क्या मिलेगा, स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, स्लोप क्या मिलेगा, हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन है, r क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर की पावर 1, 2 ऑर्डर 2 हो जाएगा, तो यहां पे 2 लिख लेंगे, सेकंड ऑर्डर पे 0 ऑर्डर पे 0 लिखेंगे, हमने देखा है पीछे। आगे देखते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ हमें पता है, अभी हमने डेफिनेशन बताया, हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, यानी उसकी कंसंट्रेशन अगर a0 है तो टाइम जो टाइम लगे उसकी कंसंट्रेशन a0 से a0/2 हो जाए, यानी हाफ हो जाए, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है हमारा ln a0 अपॉन at इज इक्वल टू, ठीक है। सपोज करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, a0 ही रहने देते हैं, और टाइम t पे कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी, तभी तो हाफ लाइफ बोलेंगे, तो यहाँ a0 और टाइम t पे की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू t, उसी टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, यहाँ पे हम हाफ लाइफ लिख देंगे, a0 से a0 कट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी ln(2) is equal to k t1/t हाफ। इसके बाद ln(2) की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, t हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा ln(2) अपॉन k, यहां तक हो गया, t हाफ इज इक्वल टू ln को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2.303 लॉग में कन्वर्ट हो गया, log 2 अपॉन k, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, ठीक है, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 into 0.3010 अपॉन t, तो t हाफ की वैल्यू यहां से क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन 2, ये हो जाएगा t हाफ, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो t हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन, ठीक है, यहां तक पहुंच गए हमने हाफ लाइफ की फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्लॉट मतलब कैलकुलेट किया। अब क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए प्लॉट किया था जीरो ऑर्डर के लिए, तो अब हम वही काम क्या करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यानी हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो y एक्सिस पे लिया हमने हाफ लाइफ, और x एक्सिस पे क्या लेंगे हम, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। प्लॉट करेंगे हमारे हाफ लाइफ में कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं हो रहा है, यानी क्या a0 पे क्या है, इंडिपेंडेंट, उस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जब उस पे डिपेंड ही नहीं करता तो ग्राफ कैसा आएगा, पहले तो x एक्सिस, पहले तो x एक्सिस आएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, यहां से ये क्या है 0.693 अपॉन, इसके बराबर होगा, पहले ग्राफ बनेगा, ये पहले ग्राफ बनता है, तो हाफ लाइफ है, जो हाफ लाइफ है आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ भी ले, ठीक है,
आप ज्यादा लीजिए कम लीजिए कितना भी बना दीजिए वो आधा हो जाएगा। यानी आप ले लीजिए 10 kg ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, या 10 मोलर रिएक्टेंट ले लीजिए तो 5 मोलर तक पहुंचने के लिए अगर मान लीजिए उसको आधा घंटा लग रहा है, ठीक है, तो अगर आप 100 मोलर ले रहे हैं तो 50 मोलर पहुंचने में भी उसको आधा घंटा लगेगा। उसका टाइम टी हाफ क्या होगा, सेम रहेगा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट है ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी हाफ के टर्म्स में आप देखें, यहां पे देखें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखा गया, जीरो ऑर्डर के लिए आप देखेंगे a नॉट माइनस 80 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है a नॉट 80 अपॉन a नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, हाफ लाइन है, इसके लिए हाफ लाइन हो जाएगा a नॉट अपॉन 2 पे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या अभी कैलकुलेट किया है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय a, यहाँ पे a नॉट है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट, यहाँ पे टी हाफ क्या है, डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ टी हाफ क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हमारा जो ग्राफ आया था टी हाफ वर्सेस a नॉट वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये क्वेश्चन है, the rate constant for a reaction of zero order if A is 0.03 mole per liter per second, how long will it take for the initial concentration of rate to fall from 0.1 to 0.075? तो पहली बात क्या है कि ऑर्डर क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर, ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज 0.003 मोल पर लीटर पर सेकंड, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी लिखा हुआ है 0.003 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन A है 0.1 और फाइनल कंसंट्रेशन क्या दिया है 0.075, तो A नॉट की वैल्यू क्या दी गई है, इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.1 मोलर, मोलर का मतलब मोल पर लीटर, और 80 की वैल्यू कितना दिया है 0.075, मोल, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से कंसंट्रेशन यहाँ पहुँचने में जो टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लग रहा है उसी को हमें कैलकुलेट करना, तो क्या है यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या होता है, a नॉट माइनस 80 इज इक्वल टू, ठीक है, a नॉट की वैल्यू यहाँ पे दी है, 80 की वैल्यू दी है, k की वैल्यू दी है, टाइम निकालना, इस वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू इसको और कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना। हमने एक क्वेश्चन भी देखी है रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब आगे देखते हैं।
The decomposition of a compound is found to follow first order reaction. यानी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है. It takes 15 minutes for 20% of original material. ठीक है, यानी 15 मिनट में क्या हो रहा है? 20% of original material to react, यानी 20% रिएक्शन हो जा रहा है. यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का 20% जो है रिएक्ट कर रहा है कितने टाइम में? 15 मिनट. कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. हो रहा है रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है. तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होता है? टाइम कितना लग रहा है? अगर मान लीजिए उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? A नॉट इज इक्वल टू x. ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन. ठीक है, तो 15 मिनट बाद यानी 80 की वैल्यू क्या हो गई? 20% रिएक्ट कर जा रहा है. बच कितना रहा है? 80%. तो 80% ऑफ x बचा कितना है? 20. 15 मिनट बाद कितना बचा है? 80% ऑफ x. ठीक है, 80% ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा? 8x by 10. ये क्या हो जाएगा? टाइम t पे सी कंसंट्रेशन कितना बची? इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम t पे सी कंसंट्रेशन. ठीक है, यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा रहा है? 15 मिनट. ठीक है, हमें क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है. तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे. देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए. फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर. यहां पर रखेंगे, यहां आएगा ln ऑफ a नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू. ठीक है, हमको a नॉट की वैल्यू पता है x, हमने जो सपोज किया x. इसकी 80 की वैल्यू क्या आई है? 8x by 10. 8x by 10. kT के टाइम की वैल्यू क्या है? 15 मिनट. ये हमको कैलकुलेट करना है. इसकी वैल्यू 15 मिनट. ठीक है, x से x कट गया, बचा कितना? 10 अपॉन x. ये हो जाएगा ln ऑफ 10 by 8. यहाँ से आएगा 3k. ठीक है, मिनट में है तो k की वैल्यू किसमें आएगी? यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 15 ln ऑफ 5 by 4 पर मिनट. ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन. द टाइम एट व्हिच 10% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल रिमेंस अनरिएक्टेड. ठीक है, यानी वो टाइम निकालना है जिसमें हमारा रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट्स कितना बचे? 10%. कितना बचे? 10%. तो अगर a नॉट की वैल्यू x मान लिया तो टाइम t पे क्या हो जाएगा? 10% ऑफ x. इतना ही बचा हुआ है ना, इतना बचेगा तो इसकी वैल्यू जाएगी x by 10. टाइम निकालना है, की वैल्यू हमने निकाल लिया है, k की वैल्यू निकाल लिया है. इक्वेशन सेम रहेगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में. a नॉट की जगह x रखेंगे, at की जगह x by 10 रखेंगे. टाइम हमें कैलकुलेट करना है, k की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया. यहां से हम क्या कर लेंगे? टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे तो टाइम हमको मिल जाएगा. The time it take for the next 20% of the reactant left to react after first 15 minutes. 15 मिनट के बाद जो रिएक्टेंट की अमाउंट बची होगी वहां से कितना टाइम लेगा? नेक्स्ट 20% रिएक्टेंट. तो याद करिएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा. एक बार आप इसको करें, ये आपके लिए होमवर्क है और इजी है. नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा. Thermal decomposition of a compound is of first order. क्या है? First order reaction है. If 50% of sample of the compound is decomposed in 120 minutes, and 50% जो compound है वो क्या हो रहा है? Decompose हो रहा है 120 मिनट में. How long will it take for 90% of the compound to decompose? And time निकालना है कब वो
इसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए हाफ लाइफ क्या है, गिवन है। टी हाफ इज इक्वल टू 120 यूनिट। कितना गिवन है, 120। यहां से पास यानी टी हाफ 50% ऑफ सैंपल ऑफ द कंपाउंड इज डीकंपोज्ड 120 यूनिट। तो टी हाफ हमको पता है, तो टी हाफ वाला फार्मूला लगाएंगे यहां पे, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन Q। ठीक है, ये 120 यूनिट 0.693 अपॉन Q। यहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी 0.693 अपॉन 120 पर यूनिट। ठीक है, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, यानी टी हाफ देने का मकसद ही था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। उसके बाद क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर 90% ऑफ द कंपाउंड टू डीकंपोज। तो मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की, A0 क्या है, xn। 90% डीकंपोज हो जाएगा तो कितना बचेगा, अमाउंट बचेगी कितना, 80 की वैल्यू हो जाएगी 10%। 90% रीड कर जाएगा तो 10% बचेगा, तो 10% का मतलब क्या होता है, x/10। ठीक है, A नॉट आपके पास है, 80 आपके पास है, k की वैल्यू आपके पास है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की A नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू k। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू है, आपके पास ये वैल्यू है, आपके पास रेट कांस्टेंट है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट जो पर मिनट में है, तो जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, हमने उसका हाफ लाइफ पढ़ा, उसके लिए हमने ग्राफ पढ़ा, सिग्निफिकेंस देखा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पढ़ा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हम रेट का डिपेंडेंस, रेट जो होता है वो किसके ऊपर, अभी हमने सिर्फ ये देखा कि रेट जो होता है सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा है, सिर्फ रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे देखेंगे और कौन से फैक्टर पे जो रेट डिपेंड करता है और उन फैक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू सो मच।